हाँ जी बेटा, शांत हो सब। डेप्रिसिएशन का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक और 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या आएगा ही एक। सबसे पहले ये जो टर्म डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब बताएगा कोई मुझे क्या है? आप लोगों ने बोला इसका मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, यही बोला आपने। चलो, तो मैंने एक नई गाड़ी खरीदी और जैसी मैं शोरूम से बाहर निकला, निकलते ही एक्सीडेंट हो गया। तो जर्नली गाड़ी 10 लाख की है, तो एक साल में उसकी वैल्यू 1.5 लाख गिरती है, पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई 4 लाख, ठीक है। तो ये 4 लाख फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट है, क्या ये डेप्रिसिएशन है? तो आप लोग कैसे कह सकते हैं फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट को डेप्रिसिएशन कहते हैं? हाँ, डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू गिरती है, पर क्या हर वो वैल्यू जो एसेट की गिरती है वो डेप्रिसिएशन है? फिर तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल वियर एंड टियर। अब ये नॉर्मल वियर एंड टियर क्या है बेटा? जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, उसे यूज करते हैं, तो जैसे जैसे आप कोई भी एसेट यूज करें, मैं कहता हूं एसी है, कार है, बिल्डिंग है, कुछ भी, जर्नली उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कम होती है? कम होती है, श्योर। तो भैया जब उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो क्या उस एसेट की वैल्यू गिरेगी? नहीं गिरेगी। सॉरी, एफिशिएंसी कम। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल और था जो मैं इसके एक्सेप्शन में बताने वाला था, तो मैं उस पर चला गया। क्या एसेट की वैल्यू गिरेगी? गिरेगी। ये डेप्रिसिएशन का एक कॉज है। दूसरा, इफ्लक्स ऑफ टाइम। अब ऐसे समझो, किसी भी एसेट की जर्नल केसेस में एक फिक्स लाइफ होती है ना। जैसे हम कहते हैं कार की लाइफ है 15 साल, 15 के 16-17 साल चल जाएगी, 150 साल तो नहीं चलेगी, है ना। तो हर एसिड की एक लाइफ होती है। तो अगर हम उस एसिड को यूज ना भी करें, तो क्या एसिड की लाइफ रुक जाएगी या वो तब भी कम होती जाएगी? तो भैया जाहिर सी बात है, जब एसिड की लाइफ कम होगी तो उस एसिड की वैल्यू भी तो कम होगी, है ना। भाई 10 लाख में अगर 15 साल लाइफ की कार मिल रही है, तो मैं 10 लाख में 8 साल लाइफ की कार क्यों खरीदूंगा, है ना। इफ्लक्स ऑफ टाइम। तीसरा कॉज इसका ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस से मतलब क्या है यहां पर? ऑब्सोलेंस से मतलब है, बेटा सुन लो यार। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पिछले साल कार खरीदी थी, लास्ट ईयर? अब तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जल्दबाजी कर दी? इस साल बहुत अच्छे अच्छे मॉडल और बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स के साथ कार आ रही है। नियर 1 आध साल में किसी ने टाटा पंच या नेक्सॉन खरीदी थी? पिछले साल की टाटा पंच में और इस साल की टाटा पंच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। तो होता क्या है बेटा, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। और जब कोई एसेट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, तो पुराने टेक्नोलॉजी वाले एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ये भी डेप्रिसिएशन का एक कारण है। चौथा, मैंने एग्जांपल दिया एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट से एसिड की वैल्यू कम हो जाती है? एक नॉर्मल गाड़ी की और एक्सीडेंटल कार की वैल्यू सेम होती है, या एक्सीडेंटल कार की वैल्यू ज्यादा गिर जाती है? तो उस केस में भी एसिड की वैल्यू क्या होती है? कम। पर बेटा इसे मैं फोर्थ रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं कहूंगा। एक्सीडेंट की वजह से अगर एसिड की वैल्यू कम होती है, तो इसे हम कैपिटल लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। इसे हम रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। तो मेन रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं? ये 3।
अगर इन तीन कारणों से किसी भी एसिड की वैल्यू गिरे तो कहा जाएगा वो एसिड डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा किसी और कारण से एसिड की वैल्यू गिरे तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मेरे पास गोल्ड है 1 किलो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। क्या गोल्ड को यूज करने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है? क्या गोल्ड की कोई फिक्स लाइफ है? उसकी लाइफ खत्म हो जाती है? क्या गोल्ड में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है? गोल्ड क्या है? एक मेटल, तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है? नहीं। तो यही कारण है, एक एसेट और होता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? उन एसेट्स पे जिन्हें हम नॉर्मली यूज करने के लिए खरीदें। ठीक है बेटा। लैंड, जमीन, भूमि, उसे यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। जमीन की लाइफ तो फिक्स होगी, या नई टेक्नोलॉजी की जमीन आ जाती है? तो अब आप बताओ, क्या लैंड के ऊपर ये तीनों फैक्टर एप्लीकेबल हैं? तो लैंड भी इसलिए कहलाता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। अभी आने दे। लैंड भी क्या है? इसलिए एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तीसरा, यार आज क्या हो रहा है? तीसरा, मनी। 500 का नया नोट और 500 का पुराना नोट, दोनों की वैल्यू अलग होती है ना? नए नोट में दुकानदार ज्यादा माल देता है, पुराने में कम। अच्छा, नए नोट नई टेक्निक के आएंगे तो उनकी वैल्यू, जैसे अब 100 का नया नोट और 100 का पुराना, तो नए वाले 100 के नोट नई टेक्निक से बनाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा है ना? तो भैया, क्या मनी के ऊपर ये तीन फैक्टर एप्लीकेबल होते हैं? तो मनी भी क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, ये 1 मार्कर के लिए पढ़ा रहा हूं सब चीजें। एंड अदर रिलेटेड टर्म, तो 3 टर्म्स यूज कर रहा हूं बेटा, ये भी 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। पहली टर्म है डेप्रिसिएशन, दूसरी टर्म है अमोर्टाइजेशन, और तीसरी टर्म है डिप्लीशन। इन तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली में तीनों टर्म का मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी लोग पीछे की लाइन में बैठ के फोन में लग रहे हैं, मैंने अगर आज फोन छीना तो ये फोन अब मिलेगा अप्रैल 2027 में। हाँ जी, तो ध्यान रख ले मेरी बात को। तीनों टर्म का मतलब है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट, बट फर्क क्या है? डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं टेंजेबल फिक्स एसेट पे। कभी एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं आया इससे रिलेटेड? आया होगा यार। अमोर्टाइजेशन हम किस पे लगाते हैं? इंटेंजिबल फिक्स एसेट पे। और डिप्लीशन किस पे लगता है? अब वेस्टिंग एसिड के जनरली हमें एग्जाम्पल नहीं पता लगते। मैं भी ज्यादा एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक माइन, अब कोई मैंने जमीन खरीदी जिसके अंदर कोयला है, तो जो वैल्यू है वो उस जमीन की है या उसके जमीन के अंदर के कोयले की है? तो जैसे जैसे मैं उस जमीन से कोयला निकालता जाऊंगा उसकी वैल्यू गिरेगी ना, तब तो, है ना? तो उसे डिप्लीशन कहा गया। और एक लाइव स्टॉक, जैसे गाय भैंस, नोट करो इसे। हाँ, एक्सट्रैक्शन माइंड में ही आता है बेटा। जमीन की वैल्यू गिरी है ना, गोल्ड की वैल्यू कोई है ना, कोयले की वैल्यू कोई ना कराई थी मैंने, उस जमीन की जिसमें कोयला है। जब कोयला ही निकाल दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं कम हो जाएगी? ऐसे समझ, कोई जमीन है जिसमें सोना है तो जमीन कीमती है, सस्ती है?
उसमें से अगर सोना निकाल दोगे तब भी वो इतनी कीमती रहेगी। फिर तो सोना निकलने से उस जमीन की वैल्यू गिराई है, जो उसे हमने कहा है वेस्टिंग एसेट, उस सोने को नहीं कहा है वेस्टिंग एसेट। ठीक है, नोट कर रहा। क्या डिप्लीशन? उसी पे तो अगर ऐसी जमीन की वैल्यू गिरी तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कह रहे, उसे डिप्लीशन कह रहे हैं। ये है। हाँ हाँ बेटा, बस हाँ, वो फ्लक्चुएशन है, वापस बढ़ जाएगी, कुछ समय बाद वापस बसावट होगी, फिर बढ़ जाएगी वो तो। पर क्या इसमें कोयला दोबारा से आ जाएगा? फिर वो फ्लक्चुएशन है। हाँ, लेकिन कौन सी लैंड की? माइनिंग वगैरह वाली लैंड की वैल्यू। जर्नली लैंड की वैल्यू कम नहीं होती है। अच्छा, मशीन की वैल्यू हमेशा कम होगी? नहीं होगी, होगी ना। गाड़ी की वैल्यू, लैंड की भी हमेशा कम होगी। तो लैंड की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए उसे हम डेप्रिसिएशन ना कह के फ्लक्चुएशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, प्राइस वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। और अब की बारी में तमीज में पढ़ते जाओ, जो जो बता रहा हूं। 6 मार्क्स बोला है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखेगा पेपर में। इफ्लक्स ऑफ टाइम, लक्स नहीं है, इफ्लक्स है। कर दो रब। दो चार दिन और पढ़ लेते हैं इस पे, बोर्ड पे। क्या बाल्टी लाके दूं? कर दो रब, चलो जल्दी नोट करो फिर। नहीं, ट्रांजेबल क्या होता है? ये इंट्रांजेबल कुछ नहीं होता भैया। अब बस, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन की। तो देखो बेटा, एक्चुअली में 10 ये मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि वो लोग कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉलो करें, क्योंकि हर किसी के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका एक अलग होता है। एक एग्जांपल देता हूं भाई, मैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड इंडिविजुअल हूं। मैंने एक कार खरीदी, तो जनरली क्या सोच के कार खरीदी है कि मैं 10-15 साल चलाऊंगा, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने कार की लाइफ 15 साल में कंसीडर की है। तो हो सकता है मैं कार को डेप्रिशिएट करूं ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, मैं उसको डेप्रिशिएट करूं अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ। पर एक टैक्सी ड्राइवर है, कौन से टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी 15 साल चल जाएगी? वो तो इतना ज्यादा चलाते हैं, औसतन रोज की 200 किलोमीटर चलाते हैं भैया, उनकी गाड़ी तो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी, कटारा हो जाएगी। तो वो लोग किस बेस पे गाड़ी खरीदते हैं? ये सोच के इस गाड़ी की लाइफ कितने किलोमीटर है। तो जनरली जब एक टैक्सी ड्राइवर कोई गाड़ी खरीदेगा तो वो ये सोच के गाड़ी खरीदता है कि उसकी लाइफ 5 लाख किलोमीटर है। तो वो अब जब गाड़ी को डेप्रिशिएट करेगा ना, वो अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ नहीं करेगा, ईयर में नहीं करेगा, वो किलोमीटर के हिसाब से डेप्रिशिएट करेगा, है ना। किसके हिसाब से डेप्रिशिएट करेगा? किलोमीटर। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा मेथड वो फॉलो करे। पर हमारे 11th क्लास में 2 मेथड है, हम उन 2 मेथड की बात करते हैं, सही है। तो वो 2 मेथड याद है क्या क्या है?
मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। दो हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। यह इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जबकि रिटन डाउन वैल्यू के क्या क्या नाम हो सकते हैं? रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बस शगुन जी बहुत देर हो गई। अब कॉमनली इसे हम किस नाम से ना जानते हैं? एसएलएम नाम से जानते हैं। और कॉमनली इसे जनरली हम किस नाम से बोल देते हैं? डब्ल्यूडी। अच्छा, फोकस करो किस शब्द पे? ओरिजिनल कॉस्ट। फोकस करो किस शब्द पे? रिड्यूसिंग कॉस्ट या रिटन डाउन वैल्यू। जिसका भी ये फोन है, अगर नहीं है 1 मिनट में साइलेंट पे पहुंचूंगा। आवाज आई तुम्हें? आन दो फोन। सुनिए, तो फोकस करो इन शब्दों पे। ठीक है। अब मेथड बताने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ टर्म के मीनिंग बता रहा हूं बेटा। सही है? एक शब्द होता है कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब होता है एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब एसेट हमें किस कॉस्ट पर पड़ा। अब जैसे मैंने कलकत्ता से एक मशीन खरीदी है 20 लाख की, और 2 लाख रुपए ट्रक वाले को भाड़ा दिया है, 1 लाख रुपए मैंने सरकार को टैक्स दिया है बॉर्डर चेंज का, तो मुझे ये मशीन कितने की पड़ी? 23 लाख। तो एक्विजिशन कॉस्ट हुई 23 लाख। मैंने एक एसी खरीदा 40,000 का, 500 रुपए मैंने दिए रिक्शा वाले को भाड़े के, और 3500 रुपए दिए मैंने उस एसी को इंस्टॉल करवाने के। तो ये एसी मुझे कितने में पड़ा फाइनली आकर? तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 44,000। ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? परचेज प्राइस प्लस जीएसटी, ब्रैकेट में इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझते हैं? जो टैक्स मैं एज ए बिजनेस कोई टैक्स दे रहा हूं माल खरीदने पर, तो क्या वो टैक्स मुझे बाद में वापस रिफंड होकर आ जाता है? आ जाता है जब मैं माल बेचता हूं आउटपुट जीएसटी से। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो जीएसटी बिजनेस ने पे की उसको वो वापस रिवर्स मिल जाए। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से सरकार मना कर दे, तो उस केस में जो भी मैंने जीएसटी दिया वो परचेज प्राइस में जुड़ेगी। भाई मैंने 100 रुपए की मशीन खरीदी, 10 रुपए का उस पर टैक्स दिया, तो मशीन 110 की नहीं होगी मेरे लिए। प्लस फ्रेट कैरेज
प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस एनी अदर एक्सपेंस बिफोर asset put to use, that is before asset become usable condition, become in usable condition। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो हमने एसिड के उसकी यूजेबल कंडीशन में आने से पहले खर्च किया वो सब इसमें एक्विजिशन कॉस्ट में जुड़ते हैं बेटा। लिखो, दूसरा शब्द है डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू अब इस शब्द का मतलब क्या है बेटा? अच्छा एक बात सुनो, मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसकी लाइफ 10 साल है, डीजल गाड़ी है। 10 साल के बाद उस लाइफ खत्म, कार की कबाड़ा हो गई, तो कार की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जीरो हो गई? नहीं हुई? नहीं, तोल में तो बिकी जाएगी। तो अगर सपोज करो ये गाड़ी कितनी भी कबाड़ा हो जाए, एट द एंड में इसे बेचकर एक्सपेक्ट करता हूं 1 लाख रुपए तब भी आ जाएंगे, तो पूरे जीवन में गाड़ी की मैं कितनी वैल्यू गिरा पाऊंगा? मैक्सिमम 9 लाख ना। उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे हम? तो डेप्रिशिएबल वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के कई सारे नाम हैं, कुछ लोग स्क्रैप वैल्यू बोल देते हैं, कुछ टर्मिनल वैल्यू बोल देते हैं, कुछ रेजिडुअल वैल्यू बोल देते हैं, और कुछ लोग इसे साल्वेज वैल्यू भी बोल देते हैं। ये सब स्क्रैप वैल्यू के अलग अलग नाम है। लिखो इसे भी। जब पढ़ने की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो बता दो, मैं शांत हो जाता हूं बेटा। Any other expense before asset put to use, that is before asset become in usable condition. Acquisition cost, नोट करो इसे फटाफट, और भी टर्म्स बतानी है मुझे। एक टर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू और एक टर्म होती है बुक वैल्यू। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? बुक वैल्यू नहीं, छवि को तो बहुत सारा आता है, वो बता देगी, तुझसे ही बता रही है गलत। पक्का? श्योर? छोटा सा डिफरेंस है, एक बहुत लिटिल सा, अभी हम बताएंगे। लिखो इसे। बेटा पढ़ने है क्या? नहीं पढ़ना तो मना कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या? स्क्रैप वैल्यू बोल दो, टर्मिनल वैल्यू बोल दो, साल्वेज वैल्यू बोल दो, रेजिडुअल वैल्यू बोल दो, ये एक ही चीज के कई सारे नाम हैं। रब कर दो।
कपड़ा देना, दबना। चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। सुनो, एक टर्म है रिटन डाउन वैल्यू और एक टर्म है बुक वैल्यू। फर्क क्या है? जैसे कोई मशीन जिसकी कॉस्ट है 1 अप्रैल 2010 को 1 लाख, हमने उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो साल के आखिरी दिन 31 मार्च 11 को उसकी कितनी वैल्यू बची? 90,000। इस 90,000 को हम क्लोजिंग बैलेंस कह सकते हैं। हाँ जी। अब ये 90,000 अगले साल के लिए क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस 90,000। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बैलेंस शीट में आप कौन सी वैल्यू दिखाते हो? फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो ना? ये वाली वैल्यू दिखाते हो। वैल्यू टू बी शोन इन बुक्स, बुक्स कह दो या बैलेंस शीट कह दो, बेटा इस वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे हम? और अगले साल जो ओपनिंग बैलेंस हम दिखा रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू। ये फर्क होता है, जबकि वैल्यू दोनों सेम है 90-90, पर बुक वैल्यू कब कहा गया? जब हमने उसे कहां दिखाया? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू का डिफरेंस क्लियर है? लिखो, फिर मैं मेथड्स में डिफरेंस बताता हूं। ये तो आ रहा है, नहीं आ रहा? रेक्टिफिकेशन भी आ रहा है? अभी तक जो जो पढ़ा रहा हूं वो सब आ रहा है ना? कल तो आया था शाम कैश बुक में, क्वेश्चन आ गए थे ग्रुप पे वो। बस अगली क्लास से तीनों आगे बैठोगे सबसे, ये तीनों सीट फिक्स हैं, शुभ, शगुन और छवि। तुम तीनों की छवि सुधारने के लिए शगुन जैसे मार्क्स लाने पड़ेंगे ना, तभी तुम लोगों के लिए शुभ होगा। समझने के लिए दिमाग चाहिए। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, तुम लोगों को सभी छवि सुधारनी है, घर वालों से शगुन चाहिए तो शुभ काम करो। चलो जी, तो तीनों पहली लाइन में बैठोगे आप। हाँ, अब क्यों आएंगे बेटा सेशन एंड में? हाँ जी। अब SLM और WDV मेथड क्या डिफरेंस है? जैसे 1 अप्रैल 20 को हमने एक मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस नहीं होता, बता चुका हूं। कॉस्ट में परचेज प्राइस के साथ और भी चीजें जुड़ती है, यक्षिता जी बताया था ना मैंने। सेम 1 अप्रैल 2020 को हमने कोई मशीन खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है रुपए 1 लाख। पूरे साल मशीन यूज करी तो नॉर्मल वियर एंड टियर भी हुआ, फ्लक्स ऑफ टाइम भी हुआ, और भैया जाहिर सी बात है मशीन 1 साल पुरानी हो गई तो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी की मशीन भी आ गई होगी, तो मतलब नॉर्मली
ये कह दो कि इसकी वैल्यू गिरेगी, तो हम इस पे साल के आखिरी दिन क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट मान के चल रहा हूं? दोनों केसेस में 10% पर एनम। तो 1 लाख का 10%, 10,000। क्या बचा? क्लोजिंग बैलेंस 90,000। अगले साल यह बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 90,000। ओपनिंग बैलेंस को हम रिटर्न डाउन वैल्यू भी कर रहे थे, ठीक है ना? सेम बात, साल के आखिरी दिन लगा डेप्रिसिएशन 10%, 10,000। क्या बचा? क्लोजिंग बैलेंस। इस वाले क्लोजिंग बैलेंस को क्या नाम दिया गया? बुक वैल्यू। और फिर ये अगले साल के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस 90,000। इसे हमने क्या नाम दे दिया? रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां तक कुछ पूछना है? अगले साल फिर साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगेगा। सब लोग शांत रहें, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा बस। यक्षिता जी, क्या नाम है इस मेथड का? कौन से शब्द पे फोकस करना था? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस शब्द पे फोकस करना था? तो बेटा इस साल फिर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। किसका 10%? ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा? 90,000, 1 लाख। तो फिर से 1 लाख पे कैलकुलेट होगा 10%। समझ आया डिफरेंस? बचा क्लोजिंग बैलेंस 80,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां पर आते हैं, साल के आखिरी दिन फिर से क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कौन सी वैल्यू पर? किस शब्द पे फोकस करूं? या फिर तो रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है? ये वाली या ये वाली? तो किस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? दोनों मेथड में डिफरेंस क्लियर है? नाम भी क्लियर है क्यों है इनका ये नाम? वहां पर किस पे कैलकुलेट किया था? ओरिजिनल कॉस्ट पे। यहां पे किस पे कैलकुलेट किया? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। बचा क्लोजिंग बैलेंस 81,000। और अगले साल के लिए ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 81,000। फिर इस साल 3 महीने यूज करके मशीन बेच दी। कितने महीने? तो 3 महीने खत्म होते हैं 30 जून को। तो जब मैं मशीन यूज करूंगा तो क्या मशीन की वैल्यू गिरेगी? गिरेगी। क्या लगेगा? कौन सी वैल्यू पर? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख पे कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, यानी कि 2500। और ये जो वैल्यू बची ना बेटा, इस वैल्यू को हम कहते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है, इसे कह देते हैं बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अगर कोई बच्चा किसी के स्कूल में टीचर कहते हैं वर्किंग नोट कंपलसरी है, तो ध्यान से नोटिस करो, वर्किंग नोट ही तो मैं सेल तक ले आया और यहां पे मशीन बिकवा भी दूंगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये वर्किंग नोट ही तो बना दिया मैंने, और मैंने मेथड का डिफरेंस भी सिखा दिया। अब सेम 30/6/22 को मशीन बिकनी है, तो तब तक क्या लगना है? डेप्रिसिएशन। कौन सी वैल्यू पर? हाँ जी यक्षिता जी, कौन सी वैल्यू पर? बीच में मत बात काटो। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है? इसका 10% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए निकाल सकते हैं 2250। और जो ये बचकर वैल्यू आई, कितना बचा, इसे क्या नाम दे देंगे? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल।
बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अब बस कुछ नहीं करना, सेल वैल्यू से अगर मैं इस मशीन को कंपेयर कर दूं, किससे? सेल वैल्यू से, तो भैया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। अब मैं कम में बेचूंगा तो लॉस, और ज्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट। यही हमारी वर्किंग नोट है। सेम बात अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं किससे? सेल वैल्यू से, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसे नोट करो, अगली क्लास में मैं क्वेश्चन करना ही सिखा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं क्वेश्चन करना ही सिखा दूंगा। सोचोगे तो मैंने डिफरेंस बताया है, और सोचोगे तो मैंने वर्किंग नोट भी सिखा दिया है इनडायरेक्टली। सिंह साहब कुछ पढ़ भी रहे हो? नहीं पक्का? अगले साल बेटा फीस एडवांस रखेंगे। सभी जगह एडवांस ही होती है वैसे। क्या कुछ कह रहे हैं आप? कर दूं कट? परसों की क्लास छोड़ना मत, मैं परसों की क्लास में मल्टीपल मशीन पे पहुंच जाऊंगा। हाँ मतलब एक से ज्यादा मशीन हो गया। अब अकाउंट बनाना ना, तो फिक्स एसेट का नेचर होता है डेबिट। तो जब जब एसेट बढ़ता है तो, और अगर एसेट कम होगा तो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं फिक्स एसेट अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जैसे मैंने कोई एसिड खरीदा किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो ये बताओ एसिड बढ़ेगा कम होगा? एसिड बढ़ेगा तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड? तो एसिड बढ़ेगा तो डेबिट। तो किस साइड लिखना है? अच्छा, नाम हमेशा किसका लिखते हैं? अपोजिट का। तो कैश में खरीदा है कैश, या चेक से खरीदा है बैंक? कोई डाउट? एग्जाम्पल लेते हुए अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। मैंने इसी साल एक और एसेट खरीदा, फिर एसेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो डेबिट या क्रेडिट? तो लेट से मैंने 1 जनवरी को फिर एक एसेट खरीदा, तो एसेट बढ़ रहा है तो फिर से डेबिट। बस क्या करो, आप एसेट को नाम दे दो। पहली मशीन है तो M1, दूसरी है तो M2। साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट बढ़ेगा कम होगा? कब होगा? कम होगा तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो साल के आखिरी दिन, एक सेकंड बेटा सपोज करना, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसिड की वैल्यू कम होगी। फिलहाल कितने एसिड दिख रहे हैं? तो दोनों पे अलग अलग लगा लो डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखो टाइम बेस होता है। क्या होता है डेप्रिसिएशन? टाइम बेस। तो जैसे ध्यान देना, ये पहली मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? तो इसमें 6 महीने के हिसाब से
सेकंड मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? तो इस पे 3 महीने के हिसाब से। ठीक है, लगाया डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन थी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन कितनी की बची? कब काम आएगी? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अगले साल। तो बाकी बची हुई वैल्यू के लिए लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का अलग, M2 का अलग, और टोटल बाहर, टोटल बाहर। पहले साल में कोई डाउट? क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगा बेटा इश्तिता जी, क्लियर है? इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब इस साल हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, लेट से, तो मशीन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी, तो डेबिट या क्रेडिट? 1 अप्रैल एक और मशीन खरीदी, टू बैंक या कैश, जो आपको लिखना हो। साल के आखिरी दिन फिर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने पे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? तो डेप्रिसिएशन किस साइड? क्रेडिट साइड। बाई डेप्रिसिएशन। कितनी मशीनें अब? तो तीनों पे अलग अलग। पहली 2 मशीन पे 12 महीने का, दूसरी मशीन पे भी 12 महीने का। अब जो बैलेंस बचा, क्या नाम देना है उसे? बचा हुआ बैलेंस कब काम आएगा? अगले साल। तो इस साल का बैलेंस कैरिड डाउन, अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल पे आ गई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सब एग्जाम्पल के रूप में लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, अब इस साल 30 जून को पहली मशीन बेच रहे हैं, तो बेचने पे मशीन बढ़ेगी कम होगी? किस साइड लिखूं? ध्यान रखो बेटा, जिस दिन मशीन बिकती है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन भी पहले लगाया जाएगा, उसके बाद मशीन बेची जाएगी। ठीक है, बेचने पर क्या आएगा? पैसा, बाय बैंक करके सेल। और मशीन बेचने पे हमें लॉस भी हो सकता है और या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन मैं अभी सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू क्यों? जब नंबर दिखाई देते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब और कुछ नहीं हो रहा, साल के आखिरी दिन क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। किस किस पर? बची हुई मशीनों पर। बची हुई मशीन कौन कौन सी है? M2 और M3। बाकी बैलेंस CD। इसे न्यूमेरिकल के थ्रू पे करके देखें बेटा। एक क्वेश्चन लिखो, चलो उस क्वेश्चन के थ्रू इसे करके देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ये गलत बात नहीं है, तुम्हारे में क्यों आ रहा है? ये गलत बात है कि आधे स्कूल क्यों नहीं करा रहे हैं। तो वो उन बच्चों के साथ बेईमानी है ना जिन्हें आधा पढ़ाया जा रहा है उनके स्कूल में। बेटा बात आसान मुश्किल की नहीं ना, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नंबर के लिए या सीखने के लिए चीजें? तुम्हें ज्यादा सिखा रहे हैं स्कूल वाले, अच्छी बात है। इन्हें कम सिखा रहे हैं, बुरी बात है। तो जिनका भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजेबल है उन्हें मैं अलग से क्लास दे दूंगा। तो मैं तो कल दोनों को बता ही दूंगा मैं। और भी कोई है जिसके स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराया था? तो जो इन्हें टाइम बताऊंगा तुझे भी बता दूंगा कल। सही है? तेरे में
तो तेरे को भी बता दूंगा। और भी कोई है? बता दो बेटा मुझे। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन। मिस्टर ए परचेज ए मशीनरी costing rupees 90,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड पेड rupees 10,000 as carriage for this machine. For this machine. Full stop. On 1 जनवरी 2021 he purchased another machine for rupees 80,000 ऑन 30/6/22। फुल स्टॉप लगा लेना 80,000 के बाद। फुल स्टॉप के बाद ऑन 30/6/2022 फर्स्ट मशीन बिकम ऑब्सलीट and sold for rupees 60,000। फिर फुल स्टॉप। On same date he purchased a new machine for rupees 1,50,000। 1,50,000। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद ए चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum by SLM मेथड। करें क्वेश्चन को? ठीक है। सुनो बेटा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मतलब वो टाइमलाइन है एक तरीके से। जैसे 3 साल है क्वेश्चन में, तो ये 3 लाइनें 3 साल को प्रेजेंट कर दी। साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। यहां तक कोई डाउट है? बेटा फोन रख दीजिए बैग में, बिल्कुल, और चेन बंद। अब पहली डेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में? तो पहला साल 1/4/20 से 31/3/21, 1/4/21 से 31/3/22, 1/4/22 से 31/3/23। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
मिस्टर ए परचेज ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹90,000 ऑन 1/4/20। तो इस दिन उसने पहली मशीन खरीदी कितने की? 90,000 की। फुल स्टॉप। ऑन सेम डेट ही पेड ₹10,000 एज कैरेज। तो इसी मशीन पे उसने 10,000 कैरेज के खर्च किए। मशीन खरीदते वक्त खर्चा करते हैं तो उसे मशीन ही मानते हैं। तो मशीन कितने की पड़ी है? 1 लाख की। ठीक है। फिर ऑन 1 जनवरी 2020 ही परचेज अनदर मशीन फॉर ₹80,000। तो मशीन नंबर 2 खरीदी उसने 80,000 की। ठीक है। यहां जाओ और घूम लेते थोड़ी देर। हाँ, फुल स्टॉप। ऑन 30/6/22 फर्स्ट मशीन बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड फॉर ₹60,000। तो 30/6/22 को हम क्या कर रहे हैं? बस यहां ध्यान दो। M1 सोल्ड कर रहे हैं 60,000 में और सेम डेट पर हम एक नई मशीन खरीद रहे हैं M3 कितने में? 150 में। ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज में बोला था वो मैंने टाइम में बस टाइम लाइन के हिसाब से लिख दिया। अच्छा, याद रखो हर साल के आखिर में क्या लगता है? हर साल के आखिर में लगता है डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या खरीदा है? यहां पे कौन सा एसेट खरीद रहे हैं? मशीन नहीं, एसेट का नाम क्या है? मशीन है, फर्नीचर है, क्या है? तो यहां पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। गेट खोलते दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिख रहा है या? चलो शुरू करते हैं अब इस टाइमलाइन के अनुसार। सबसे पहले 1 अप्रैल 20 को मशीन खरीद रहे हैं। यक्षिता जी मशीन खरीद रहे हैं, मशीन बढ़ेगी कम होगी? तो किस साइड? तो 1 अप्रैल 20 टू बैंक या कैश। मशीन नंबर 1 1 लाख। कोई डाउट? आगे बढ़ो। फिर 1 जनवरी 21 इसी साल एक और मशीन खरीद रहे हैं। मशीन बढ़ेगी कम होगी? तो फिर से डेबिट साइड टू बैंक। मशीन नंबर 2 80,000। कुछ पूछना है? फिर बीच में और कुछ नहीं हो रहा। साल के आखिरी दिन क्या लगाना है? हाँ जी यक्षिता जी, साल के आखिरी दिन डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन से मशीन बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। तो किस साइड लिख दूं? क्रेडिट साइड लिख दूं। 31/3/21 बाई कौन कौन सी मशीन पे लगना है बेटा डेप्रिसिएशन? नोट मत करो, फोटो खींच लेना बाद में, तुम तो समझने में ध्यान दे लो। बाकी सबने कर रखा है, ठीक है ना बेटा? हाँ, कौन कौन सी मशीन पे लगेगा डेप्रिसिएशन? सारी कितनी है? 2। आप समझने पे ध्यान दे लो बेटा बस। पहली मशीन ध्यान दो, यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? 12 महीने यूज हो रही है। ठीक है। तो 1 लाख का 10% 12 महीने के लिए निकाल सकते हो 10,000 रुपए। दूसरी मशीन कितने महीने यूज हो रही है यहां से यहां तक? बेटा आप जरा शांत रहो सब, क्योंकि बाकी सबने तो पहले पढ़ा है, जिसने पहली बार देख रहे हैं उससे पूछ रहा हूं मैं। हाँ बेटा, कितने महीने यूज हो रही है दूसरी मशीन? 12 कैसे?
कब खरीदी है? 1 जनवरी। साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च। कितने महीने हुए काउंट करो? 3 महीने। तो 80,000 पे 10% 3 महीने के लिए निकाल सकते हो 2,000 रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 12। कुछ पूछना है? बाई बैलेंस सीडी M1 कितने की थी? कितना डेप्रिसिएशन लग गया? कितनी वैल्यू बची? M2 कितने की थी? 80,000। कितना डेप्रिसिएशन लगा? तो कितनी वैल्यू बची? 78,000। 1,68,000। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को भी कुछ पूछना है यहां तक? हाँ जी देव जी। दोनों साइडों का करो टोटल। 1,80,000 अब जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है क्या भाई देखो, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कोई टीचर कहती है हमें अलग अलग चाहिए, कोई कहती है एक साथ चाहिए। तो मैंने दोनों का काम पूरा कर दिया। ध्यान से सोचो, तेरे स्कूल का कैसे सिखाया उन्होंने? तो ऐसी कर, जो मेरी प्रेजेंटेशन है सबसे बढ़िया है ये, हर किसी को। तो अंदर ही कर टोटल, अब फिर बाहर कर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। M1 कितने की? 90,000। और M2 कुछ पूछना है यहां तक? पक्का? अब इस साल बीच में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा? तो क्या लगेगा सीधा साल के आखिरी दिन? डेप्रिसिएशन। और बिल्कुल सब लोग एकदम चुप रहेंगे, जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा। कितने महीने का? यहां से साल के आखिरी दिन तक पूरे 12 महीने का। कौन सी वैल्यू पर बेटा? इस वैल्यू पर या इस वैल्यू पर? मेथड का नाम क्या है? SLM का मतलब मैंने क्या क्या बताया था? पेज खोलो पिछली क्लास के। SLM में मैंने क्या क्या मतलब बताया था? ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी है? ऊपर वाली। पिछली क्लास घर जाके पढ़ी थी तो मैंने सब टर्म्स के मतलब बताए थे ना बेटा। तो इन वैल्यू पे लगना है। 12 महीने का। 1,00,000 का 10% 12 महीने का निकाल सकते हो? सीधा लिख दूं मैं? और 80,000 का 10% 12 महीने के लिए निकाल सकते हो? बाकी बचा बाई बैलेंस सीडी। 90,000 में से 10,000 गए, कितना बचा? 78,000 में से 8,000 गए तो सही तो कर रहा हूं? सॉरी 1,50। किसी ने 1,60 बोला था, मैंने उसका सुन के लिख दिया। कौन बोला था? लिखने के बाद एहसास हो रहा था कुछ गलत लिखा है। ये बैलेंस शीट अगले साल के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस साल कुछ बीच में और हो रहा है क्या? मशीन बेच रहे हैं, कौन सी? M1। एक काम करो, मैं हाईलाइट करने के लिए M1 को यहां रेड पेन से लिख लेता हूं, ठीक है?
अब मशीन बेचने पे मशीन बढ़ती है कम होती है? तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो इस साइड किस दिन? पर मैंने आपसे क्या बोला था, मशीन जो बिकेगी उस पर भी क्या लगाना जरूरी है? डेप्रिसिएशन। बेचते हैं तो बाई बैंक करके सेल। अब मशीन बेचने पे हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या ये बात बताई थी मैंने? पक्का? चलिए, अब ये मशीन किस दिन बिक रही है? 30 है। तो यहां से यहां तक का पहले डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने महीने हुए बेटा? चुप रहना बाकी सब। कैसे दो? आपने मेरे पास 1 अप्रैल को ट्यूशन लगाया और 30 जून को छोड़ा, तो आप मुझे 2 महीने की फीस दोगे? काउंट करो उंगलियों पे। अप्रैल की फीस दोगे, मई की, जून की? जून में आखिरी दिन तक पड़े हो ना, तो कब तक की फीस दोगे? ठीक है, कितने महीने हुए? 3। तो 80,000 पे 10% 3 महीने कितना बैठा? 2,000। बेच कितने में रहे हैं? क्वेश्चन ने बताया है कितने में बेचने हैं बेटा? 60। अब अकाउंट का एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा नियम है, वो भेदभाव नहीं करता, दोनों साइड से बराबर चाहिए। M1 में उस साइड कितने रुपए हैं? डेबिट साइड। और बेटा वो सीख जाएंगे, पहले इसे भरने तो इसी चीज को मैं इसमें से पहले ये लेस कर दो, फिर ये लेस कर दो, ये बच गया, ये वर्किंग में बोल दूंगा। ठीक है ना? हाँ, अच्छा M1 1 लाख की थी, सॉरी बेटा, फिर M1 1 लाख की है तो 2500। चलो ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, 80,000 इधर है और इधर का टोटल कितना है? M1 में ये सारा M1 का है ना, कितना बैठ रहा है? 62,500। बराबर है क्या दोनों साइड? नहीं, किस साइड कम है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड कम है। कितना कम है? कॉपी में करके देख लो, कोई बात नहीं। कितना कम है बताओ? फोर लाख बेटा, 4 लाख कैसे आ जाएगा? 80,000 तो वो है, ये 80,000 है, ये 62,500 है। करो दोबारा से करो, कोई बात नहीं, मुझे एक ही क्वेश्चन कराना है, जल्दी नहीं है। अरे शांत हो, आंसर बताना होता तो मैं भी बता दूंगा। हाँ बेटा, 17,500। तो बस ये लॉस हो गया, खत्म। बाई चांस इधर कम होता तो वो प्रॉफिट हो जाता। आ गया प्रॉफिट लॉस, यही था इस चैप्टर में। अब और भी कुछ हो रहा है, एक मशीन खरीद भी रहे हैं, तो मशीन खरीदेंगे तो डेबिट क्रेडिट? डेबिट। किस दिन? 30 है कोई। टू बैंक,
मशीन नंबर 3 1,50,000। और कुछ हो रहा है बीच में? नहीं। साल के आखिरी दिन क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। अब कौन कौन सी मशीन पे लगेगा? कौन सी वाली पे? 2 पे नहीं लगेगा। 2 बिक गई क्या बेटा? कौन कौन सी मशीन बच रही है बिजनेस में अब? M1 तो बेच दी बच्चे। M2 और M3 पे। M2 यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीने यूज हो रही है। 70,000 पे निकालूंगा 80,000 पे। SLM मेथड है तो बची हुई वैल्यू पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 80,000 का 10% 12 महीने के लिए 8,000। ये मशीन यहां से यहां तक कितने महीने यूज हो रही है? शांत रहना सब। यहां से यहां तक ये मशीन कितने महीने यूज हो रही है? 13 महीने तो साल में होते ही नहीं है बच्चे। 13 तो महीने होते ही नहीं साल में बेटा। उंगलियों पे काउंट करो ना, आगे बढ़ो, पीछे क्यों जा रहे हो? 9 महीने कैसे? एक सेकंड, शांत एकदम। जून काउंट करेंगे नहीं। अच्छा अब आप पे बताओ, आप मेरे पास 30 जून को ट्यूशन लगाओगी तो जून की फीस दोगी? बेटा मैं आपका कंफ्यूजन करना नहीं चाह रहा, दूर करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मेरे पास 30 जून को ट्यूशन पढ़ना आए तो जून की फीस दोगे? तो फिर बेटा जून क्यों काउंट करेंगे, है ना? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 1.5 लाख पे 10% 9 महीने के लिए निकाल सकते हैं 11,250। और बाकी बचा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आता है निकालना? M2 M3। 70,000 में से 8,000 गए, 62,000। 1.5 लाख में से 11,250 गए, 1,38,750। खत्म। कोई डाउट है इसमें? आज मैं 2 या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं SLM के, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है? एक जना बुक लाया तो बुक दिखाओ मुझे, लाओ। इलिस्ट्रेशन 8 बेटा सुन रहे हो? इलिस्ट्रेशन 8 एक तो ये होमवर्क में है, सुनो। एक क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं कल।